हेलो बच्चों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। निशा पीसीएम एक्सपर्ट चैनल में मेरे सभी बच्चों को एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम है। जो पुराने बच्चे हैं वो इस चैनल को दूसरे बच्चों के साथ शेयर करें और जो नए बच्चे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की जो घंटी है बगल में सब्सक्रिप्शन बटन के उसको नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे कोई भी वीडियो मेरे द्वारा शूट की जाए उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बच्चों, प्रीवियस जो मेरे लेक्चर था उसमें मैंने आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में फिजिक्स जो आपका लाइट चैप्टर है फॉर सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 उसके बारे में मैं डिस्कशन कर रहा था। तो लास्ट टाइम मैंने ये आपको बताया था कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसी भी डेंसर मीडियम का, उसको हम लोग रेयर मीडियम के रिस्पेक्ट में कई तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसमें मैंने बताया था कि दो तरीके थे मेरे, जिसमें मैंने बताया था कि बाय स्नेल्स लॉ या लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कि अगर आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस पता है आई और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपको आर पता है, तो आप इन दोनों का साइन के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले लीजिए। दोनों ही एंगल का साइन आई अपॉन साइन आर, जो वैल्यू आपको मिलेगी वो कुछ नहीं होगी, जबकि उस जो डेंसर मीडियम के रेस्पेक्ट में रेयर मीडियम का क्या निकल के आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा बच्चों? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आएगा। ठीक है। इसके बाद फिर मैंने एक चीज और बताया था कि अगर आपको मान लीजिए एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं पता है, तो दूसरा तरीका ये हो सकता है टू फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर डेंसर मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। कि अगर आपको स्पीड ऑफ लाइट पता है, तो स्पीड ऑफ लाइट पर्टिकुलर उस मीडियम में जिसका हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो यहाँ ध्यान रखना है कि मोस्ट ऑफ द जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ कैलकुलेट होंगे विथ रेस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट, वो हमेशा रेयर आपका एयर होगा, डेंसर आपका वो मीडियम होगा जिसका आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है। क्लियर? तो जब आपको स्पीड ऑफ लाइट के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको इस फार्मूले से जिससे आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है स्पीड ऑफ लाइट से, तो वहां पे आपको सिर्फ एक मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट चाहिए। जो आपका एयर होता है या वैक्यूम होता है, वहां लाइट ऑफ स्पीड फिक्स होती है। इस वजह से स्पीड ऑफ लाइट को कहीं ना कहीं कैलकुलेट करना इतनी हाई वैल्यूज को हमारे लिए बहुत इजी नहीं हो पाएगा। इसलिए बेहतर है कि हम लोग हमेशा जो इस फार्मूले के द्वारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं उसमें रेयर मीडियम तो मेरा मोस्ट ऑफ द केसेस एयर होता है, और जो डेंसर मीडियम होता है वो आपका एयर या वैक्यूम, जहां पे स्पीड ऑफ लाइट हमेशा क्या होती है, हम लोग फिक्स मानते हैं। और जो डेंसर मीडियम होगा वो कुछ भी हो सकता है, आपके हिसाब से वाटर हो सकता है, कोई दूसरा लिक्विड हो सकता है, ग्लास हो सकता है, बेंजीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसकी आपको भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है किसी भी डेंसर मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। तो उसके लिए मैंने फार्मूला बताया था C/V हो जाएगा। ठीक है। अगर कोई बच्चा ये कहना चाहता है कि सर अगर मैं डेंसर से डेंसर मीडियम का निकालूं, देन अगर मैं ये कह रहा हूं जैसे वाटर है, कोई मान लीजिए ग्लास है, तो वाटर के रिस्पेक्ट में अगर आपको ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए, तो अगर वाटर है और आपका ग्लास है, तो यहाँ पे ग्लास हमारा डेंसर होगा, वाटर हमारा रेयर होगा। इसके ग्लास के रिस्पेक्ट वाटर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कैलकुलेट करना है, देन यू कैन डू इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वाटर में स्पीड ऑफ लाइट कैलकुलेट करो, ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट कैलकुलेट करो, दोनों का रेशियो ले लो और कभी वो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल आएगा। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आप जो है, मैं ये कह रहा हूं कि अगर स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर ले लो और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास ले लो, इन दोनों का रेशियो ले लो, तब उस केस में भी ये फार्मूला हमारा जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका देगा, ग्लास का देगा। किसका देगा मेरे बच्चों? ग्लास का देगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि दो मीडियम में आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना पड़ा। दो मीडियम में, कितने मीडियम में? 2 मीडियम में। ठीक है। एक वाटर की स्पीड निकालना पड़ा, एक ग्लास की स्पीड निकालना पड़ा, उसमें लाइट की स्पीड निकालना है। ठीक है। ये 2 फार्मूले मैंने डिस्कस किया था। तीसरा फार्मूला मैंने बताया था कि यदि आपको एयर के रेस्पेक्ट में जो भी डेंसर मीडियम है, अगर उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता चल जाए,
तो आप जो डेंसर टू डेंसर एक दूसरे के रेस्पेक्ट में जो मीडियम्स है उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसके बारे में मैं आपको डिस्कशन कर रहा था। तो कल मैंने थोड़ी सी बात बताई थी कि अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम के रेस्पेक्ट में सेकंड का निकालना है या सेकंड के रेस्पेक्ट में फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो उसको मैंने बताया था कल कि जो 1 म्यू 2 होता है इसका मतलब होता है म्यू 2 अपॉन म्यू 1। तो यहां से ये हमको फायदा मिलेगा कि जैसे मान लीजिए कोई बंदा, अभी हमारा क्वेश्चन था कि ग्लास के रेस्पेक्ट में अगर वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या वाटर के रेस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको फाइंड आउट करना है। जैसे मैंने कहा कि वाटर के रेस्पेक्ट में किसका निकालना है, ग्लास का। तो अब बताओ अगर तुम्हें स्पेशली इसका मतलब क्या होगा कि जो 2 वाला होगा वो पहले आएगा, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर जाएगा और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे आएगा। तो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे हमें रेयर मीडियम की बात नहीं की गई, तो उसको हम लोग हमेशा ये मान के चलते हैं कि ये आपका एयर है। क्या है, आपका एयर है, ठीक है। तो जो भी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर रख दो, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे रख दो। और चूंकि आपको एयर के रेस्पेक्ट में ग्लास का भी पता होगा, एयर के रेस्पेक्ट में वाटर का भी पता होगा, दोनों का रेशियो फाइंड आउट कर लो तो वाटर के रेस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल आएगा। इसके बारे में मैं डिस्कशन आप लोगों से कर रहा था। और इसके बाद ये भी बताया था कि अगर रेरर से डेंसर के रेस्पेक्ट में है या डेंसर से रेरर के रेस्पेक्ट में, मतलब मीडियम आपका जो डेंसर था वो रेरर बन जाए, रेरर आपका डेंसर बन जाए, तो उसके बारे में मैंने बताया था कि अगर मैं 1 म्यू 2 को 2 म्यू 1 ले लूं, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू 1 अपॉन म्यू 2 हो जाएगी। क्लियर। तो अब इसके बाद मैंने बताया था कि देख पा रहे होंगे कि ये चीज जो इनकी दोनों की वैल्यू वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल में है। तो अगर आप चाहे तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तो इसकी वैल्यू बच्चों कितना आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इसका ये मतलब निकल के आया कि अगर 1 म्यू 2 की वैल्यू चाहिए तो ये 1 अपॉन कितना हो जाएगा, 2 म्यू 1, या 2 म्यू 1 की वैल्यू चाहिए तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 1 म्यू 2। तो आप देख पा रहे होंगे कि अगर हमको रेरर से डेंसर के रेस्पेक्ट में दिया है, डेंसर से रेरर के रेस्पेक्ट में पूछेगा, तो हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ उसका रेसिप्रोकल कर देना है। सिर्फ क्या कर देना है, रेसिप्रोकल कर देना है। फॉर एग्जांपल कि अगर एयर के रेस्पेक्ट में आपको वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 पता है और किसी ने आपसे पूछा कि बच्चे वाटर के रेस्पेक्ट में एयर का फाइंड आउट करो, तो आप कितना लिख दोगे, 3/4। क्लियर। ये आपको क्या करना है, हमेशा ध्यान रखना है कि किसके रेस्पेक्ट में कैसे हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, इतनी बात मैंने कल आपसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिस्कशन किया था। 1 मार्क्स का छोटा सा क्वेश्चन न्यूमेरिकल पे पूछा जाता है कि एयर के रेस्पेक्ट में वाटर का इतना है, तो वाटर के रेस्पेक्ट में एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करो। और जो बाकी चीजें बताई गई वो आप सामने देख ही रहे हैं। क्लियर। इसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इस टॉपिक में, जहां पे मैंने कई तरीके से किसी भी मीडियम का डेंसर से रेरर हो चाहे रेरर से डेंसर हो, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना आप लोगों को सिखाया। क्लियर। इसके बाद अगला जो मेरा टॉपिक होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में, जो हम लोगों ने कांस्टेंट देखा था स्नेल्स लॉ के द्वारा, उसका नाम था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसके बारे में हम लोगों ने इतना कुछ जाना। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे यहाँ पर भी जैसे वहां पर था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में कि अगर कोई लाइट नॉर्मली इंसिडेंट करती है तो उस समय एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सबकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। सेम पैटर्न पर अगर आप, हमारे पास जो मीडियम है वो हमारा क्या है, ये जो सरफेस है वो लाइट को क्या कर रहा है, रिफ्रैक्ट कर रहा है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। अब ये कुछ भी हो सकता है, ग्लास हो सकता है, प्रिज्म हो सकता है। और इसमें अगर हमारी लाइट नॉर्मली इंसिडेंट होगी, अब हमारी लाइट कैसी इंसिडेंट हो रही है, नॉर्मली, ठीक है, ये रे हमारी इंसिडेंट रे है जो कि नॉर्मली रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर गिर रही है। तो उस केस में ये जिस तरह से जाएगी वैसे के वैसे विदाउट किसी डेविएशन के रिफ्रैक्ट कर जाएगी। क्लियर। और उस केस में हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का होता है, तो दोनों ये लाइनें चाहे इंसिडेंट रे नॉर्मल एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, तो उस समय एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका 0 हो जाएगा। और इसी प्रकार एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपको ये बात ध्यान रखना है, जब हमारी लाइट रिफ्रैक्टिंग सरफेस में नॉर्मली इंसिडेंट करती है तो उस समय एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा, रिफ्रैक्शन 0 होगा, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका कुछ भी नहीं होगा,
वो भी 0 होगा। ये आपको ध्यान रखना है, जिसकी वजह से रेयर और डेंसर का किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। जिस तरह से लाइट आना था, मतलब इंसिडेंट हुई, उसी तरह बिना किसी डेविएशन के लाइट हमारी क्या कर गई, रिफ्रैक्ट कर गई। इतनी बात आपको क्या करना है मेरे बच्चों, याद रखना है। इसके बाद अगर मैं आगे की बात डिस्कस करना चाहूं, बहुत ही प्यारी चीज है, रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। अब यहां से हमारा एक नया टॉपिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का शुरू होता हुआ, जहां से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आपको एक जो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब दे दिया गया है, रेक्टेंगुलर ग्लास दे दिया गया है, तो अगर आपको उसका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का डायग्राम बनाना है, रे डायग्राम, तो उसको आप कैसे बनाएंगे। माय नेक्स्ट टॉपिक इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए रेक्टेंगुलर। कई सारी चीजें मैं यहां पे बताऊंगा अपने बच्चों को। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, अगर हमारे पास एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, मतलब ग्लास का टुकड़ा है, उसका शेप रेक्टेंगल है, इसका ये मतलब है। उससे हमें क्या दिखाना है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए हम लोग एक लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा हमारा डायग्राम बनेगा। ये हमारा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, जहां पे आपको एक लाइट है, उसको इंसिडेंट करा देना है, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, उसको क्या करा देना है बच्चों, इंसिडेंट करा देना है। ठीक है, तो इसमें हमको देखना है कि क्या होगा हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का फिनोमेना। मैंने बताया जब कभी भी आप देख पा रहे होंगे कई मीडियम बदल रहे हैं, ये आपका रेयर मीडियम आपको दिख रहा होगा, चूंकि बाहर है, ठीक है, कुछ भी नहीं हो, एयर तो होगा ही होगा। वो डेंसर मीडियम है, ये हमारा अगेन रेयर मीडियम है। तो आप देख पा रहे हैं कि लाइट किस तरह से पास कर रही है, रेयर से चली डेंसर में जाएगी, डेंसर से चलेगी फिर रेयर में बाहर जाएगी। तो यहाँ पे आपको सरफेस बाय सरफेस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कराना है। तो उसके लिए मैंने बताया था कि पिछले दिनों कि जितने भी सरफेस होंगे जहां से भी आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को पास कराना होगा, आपको जगह जगह पर नॉर्मल खींचना पड़ेगा। जैसे ये मेरा एक प्लेन सरफेस टाइप, मतलब एक प्लेन लाइन दिख रही है, इसका मुझे जब नॉर्मल खींचना होगा तो बिल्कुल ये मैं नॉर्मल खींच दूंगा। ठीक है, ये मैं नॉर्मल क्या कर दूंगा बच्चों, खींच दूंगा। अब आप कहोगे कि सर जो मेरी रे ऑफ लाइट है, जो ये मेरी इंसिडेंट रे है, इसको जो इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन है सर, वो कुछ ऐसे जाना चाहिए, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। बट चूंकि मीडियम चेंज हो रहा है तो ऐसे जाएगी नहीं। तो ये हमारी जब रेयर से डेंसर मीडियम जाती है, तो मैंने बताया था कल के लेक्चर में कि जो हमारी लाइट होती है, जो ओरिजिनल डायरेक्शन में न जाने की वजह बल्कि नॉर्मल की तरफ थोड़ा बेंड होके पास होती है। तो नॉर्मल आपका ये दिख रहा होगा, जाना ऐसे चाहिए तो थोड़ा बेंड हो जाएगी, तो कुछ ऐसे जाएगी। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, अब ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के लिए ये मेरी जो रिफ्रैक्टिंग रे है इस सरफेस के लिए, देखिए ध्यान से समझिएगा, इस सरफेस के लिए अब ये मेरी इंसिडेंट रे बनेगी। इसको मुझे क्या करना है, रिफ्रैक्ट कराना है। जब ये सरफेस है, डेंसर से रेयर जा रही, मीडियम चेंज हो रहा है, तो हमको अगेन यहाँ पे क्या खींचना पड़ेगा, एक नॉर्मल खींचना पड़ेगा। क्या खींचना पड़ेगा बच्चों, नॉर्मल खींचना पड़ेगा। हमने फिर अगेन क्या खींच दिया मेरे बच्चों, नॉर्मल खींच दिया। अब आप ये देख पाओगे कि जो लाइट है मेरी, वो पास तो कुछ ऐसे करना चाहिए, ठीक है, लेकिन चूंकि मीडियम चेंज हो रहा है, तो यहां पे जो लाइट होगी जब डेंसर से रेयर जाएगी, तो ये क्या होती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये नॉर्मल से थोड़ा दूर हट के जाती है। तो रियल में डायरेक्शन तो ये है, लेकिन जब नॉर्मल ये है, इससे अभी तो ये इससे पास ही है, तो थोड़ा और दूर हम लोग हटा देंगे, तो फिर ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, तो ये मेरी फाइनल क्या होगी, रिफ्रैक्टेड रे होगी मेरे बच्चों। क्या होगी, फाइनली रिफ्रैक्टेड रे होगी। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था आपको ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। क्लियर, ये वाला मेरा ये जो एंगल होगा, ये मेरा क्या होगा, एंगल ऑफ फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा। इसको आप R1 कह सकते हो।
क्लियर। और जितना ये एंगल होगा, देखिए मैं इसकी बात बता रहा हूं, उतना ही मेरा ये एंगल होगा, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि दोनों नॉर्मल हैं, एक दूसरे के पैरेलल दिख रहे होंगे, और ये आपकी एक कटिंग लाइन बन रही है, जिसकी वजह से ये जो एंगल होंगे दोनों, वो मेरे कैसे एंगल होंगे मेरे प्यारे बच्चे, इक्वल होंगे, बिकॉज बोथ आर अल्टरनेट एंगल। ये भी मेरा कितना होगा मेरे बच्चों, R1 होगा। लेकिन हाँ, ये जो एंगल होगा इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, और ये मेरा एंगल होगा ये कुछ डिफरेंट होगा, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, R2 कह सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली जो एंगल ऑफ इंसिडेंस वो I बना, और फाइनली जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना वो मेरा R2 बना। क्लियर। ये मेरा रेक्टेंगुलर ऑफ मतलब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट था, जब मैंने जो मीडियम लिया, क्या लिया, एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब लिया। इसमें हम लोग और भी कुछ बात करने की कोशिश करेंगे। हम लोग देख पाते हैं कि जो हमारी इमर्जेंट रे ये होती है और जो फाइनली रिफ्रैक्टेड रे होती है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल निकलती हैं। आप देख भी पा रहे होंगे कि ये फाइनली जो हमारी इमर्जेंट रे है और उसके साइड में जो ये मेरी रिफ्रैक्टेड रे है, वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। इनके बीच की अगर हम लोग कहीं पर भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर कंसीडर कर लेते हैं, कौन सी डिस्टेंस बच्चों कंसीडर कर लेते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये अगर आप कहीं पर भी इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लो, क्योंकि दोनों पैरेलल है तो हर जगह पर सेम होगी, तो इस टर्म्स को द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड इमर्जेंट रे इज नोन एज लैटेरियल डिस्प्लेसमेंट। इसको फिजिक्स में किस नाम से जाना जाता है मेरे बच्चों, लैटेरियल डिस्प्लेसमेंट के नाम से जाना जाता है। ये टर्म्स आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस जान लिया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जान लिया, एंगल ऑफ इमरजेंस भी जान लिया। आप देख पा रहे होंगे कि ये जो इतना एंगल होगा यहाँ पे, इसका नाम क्या होगा, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस। क्या होगा, एंगल ऑफ इमरजेंस, राइट। आप इस चीज को अच्छे से देख सकते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल और इमरजेंट रे के बीच का एंगल है, इसलिए हम लोग इसको एंगल ऑफ इमरजेंस के नाम से जानते हैं। इसमें अभी एक टर्म्स बाकी है जिसका नाम होता है एंगल ऑफ डेविएशन। तो मैं इसके बारे में डिस्कशन करूंगा आप लोगों को कि एंगल ऑफ डेविएशन का क्या मतलब होता है। तो बच्चों आप जैसे देख पा रहे होंगे कि जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम होगा। डेविएशन, डेविएट का मतलब होता है कि जैसे मान लो रे ऑफ लाइट आपकी कुछ ऐसे जा रही थी, ये सीधा जा रही थी बेचारी, लेकिन आपने यहाँ कुछ ऐसा सरफेस लगा दिया जिसकी वजह से लाइट जो क्या हो गई, अपने इस पाथ से थोड़ा सा डाइवर्ट कर गई। क्लियर। इसी को कहते हैं डेविएट करना। जो आपकी डेविएट की, अगर आप इस एंगल को मेजर करें कि कितना एंगल हुआ, इसी को एंगल ऑफ डेविएशन के नाम से जाना जाता है। तो अगर आप इस ग्लास स्लैब जहां पे आप रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे हैं, वहां पे आप ध्यान से देखने की कोशिश करो, तो आप ये कह पाओगे कि सर लाइट जो मेरी, अगर मैं यहां देखूं तो जा तो मेरी कुछ ऐसे रही थी, आप देख पा रहे होंगे, सॉरी जा ऐसे रही थी सीधा ये, लेकिन जब मीडियम चेंज हो गया तो थोड़ा इधर की तरफ, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, तो इधर डेविएट हो गई। तो अगर मैं एंगल ऑफ डेविएशन की बात करूं तो मैं देख पाऊंगा कि जो मेरा एंगल ऑफ इमरजेंस है उससे अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, जो मैं एंगल ऑफ डेविएशन बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा कि जो मेरा एंगल ऑफ इमरजेंस है, इस एंगल से इतने एंगल को अगर मैं माइनस कर दूं तो जितना ये मेरा एंगल आएगा इसी का नाम होगा, देखिए एंगल ऑफ इमरजेंस ये पूरा है मेरे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इमरजेंट रे। लेकिन मैं एंगल ऑफ डेविएशन की बात बोल रहा हूं कि ये मैं इतने को मार्क कर रहा हूं, ये क्लियर। तो आप देख पाएंगे कि इतना एंगल हमारी लाइट इधर पीछे आ गई, इसी को हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन के नाम से जानते हैं। तो फाइनली अगर मैं आपको साफ में बताऊं एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, तो इसको पहली बात सिंबल हमेशा डेल्टा होता है। इसको हम लोग किस नाम से रिप्रेजेंट करते हैं मेरे बच्चों, डेल्टा से। ये होता क्या है तो आप देख पा रहे होंगे, तो आप कहोगे कि सर एंगल ऑफ इमरजेंस माइनस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। कहीं पर भी
एक एक सरफेस में अगर आपको एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है तो जितना भी एंगल ऑफ इमरजेंस है उससे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन घटा दो, तो जितना भी बचेगा वो क्या आपका आ जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ पा रहे होंगे कि एंगल ऑफ डेविएशन का क्या मतलब होता है। कि अगर हमारी लाइट है किसी पाथ में स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रही है, हम लोग कोई सरफेस लगा दें, उसके पाथ को डाइवर्ट कर दे, तो अगर हम लोग उसको वैल्यू में फाइंड आउट करना चाहते हैं, मैग्नीट्यूड में फाइंड आउट करना चाहते हैं कि कितना डेविएट हुई, तो उसको हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन के नाम से जानेंगे। और वो कितना होगा तो उसके लिए आप एंगल ऑफ इमरजेंसी से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सरफेस बाय सरफेस माइनस कर दो, तो जितना भी एग्जैक्ट एंगल ऑफ डेविएशन होगा सरफेस बाय सरफेस आपका कैलकुलेट हो जाएगा। तो आप इस चीज को अच्छी प्रकार से देख सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ आपका जो रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ डेविएशन, किस चीज की कितनी वैल्यू होती है। इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट चीजों को देखने की कोशिश करें सारी चीजों के बाद, तो यहां पर हम लोगों का जो अगला टॉपिक बचता है इस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में, वो हमारा बचता है एक्चुअल डेप्थ एंड अपैरेंट डेप्थ। कुल मिला के अब हमारा अगला टॉपिक इसमें बचता है जो यूजेस ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का हमारे जीवन में यूज क्या है, तो इनके बारे में मैं अच्छे से आपको बताने की कोशिश करूंगा। एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो इसमें सबसे पहला जो यूज आपको बताया गया है, मेरे द्वारा बताया जाएगा उसमें कि जैसे आपने देखा होगा कि अगर हमारे पास कोई कॉइन होता है, अगर हम उसको पानी के अंदर डाल देते हैं, आप लोगों ने हमेशा इस बारे में नोटिस किया होगा, तो वो जो चाहे कॉइन हो चाहे वो पेंसिल होती हो कुछ भी हो, वो अपनी जो उसकी एक्चुअल पोजीशन होती है वो वहां पे नहीं दिखाई देती है, थोड़ा सा आपको ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, समझ में आ रही बात? चाहे आपका कॉइन हो चाहे वो आपकी पेंसिल हो, कोई भी ऑब्जेक्ट है, इनसाइड द वाटर इट लुक्स above of its actual position। ठीक है, चाहे कॉइन हो चाहे पेंसिल हो बच्चों, वो जो अगर पानी के अंदर क्या होती है, थोड़ा ऊपर उठी हुई दिखती है अपनी एक्चुअल पोजीशन से, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक रीजन होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर? अब हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। चलिए हम लोग एक बीकर लेते हैं, वहां पे पानी भर लेते हैं मेरे बच्चों। इसमें आपको जो भी आपका अपना ऑब्जेक्ट है वहां उस चीज को आपको देखना है। तो मैंने क्या किया, एक छोटा सा ये आप लोगों के लिए क्या ले लिया, कॉइन ले लिया। ठीक है, ये इसकी कौन सी पोजीशन है, एक्चुअल में। क्लियर? अब हमको इसको देखना है, तो आप कैसे देख पाओगे, ध्यान से समझने की जरूरत है। तो आप कहोगे कि ऑब्जर्वर होगा, वो कहीं यहां से देखेगा, तो यहाँ पे उसकी मेरे बच्चों आई होगी, आप देख पाओगे। ये आई होगी, किसकी आई होगी, ऑब्जर्वर की, जिसको इस कॉइन को देखना है। क्लियर? तो हमारी रे ऑफ लाइट इस कॉइन से जाएंगी ऑब्जर्वर की आई पर, आफ्टर रिफ्रैक्शन तब जाके इसकी इमेज बनती हुई दिखाई देगी। क्लियर? तो आप देख पाओगे कि मैंने पिछले दिनों भी बताया है, जितने भी इमेज फॉर्मेशन थे, कि कभी भी हमको किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाना है तो उसके लिए आपको मिनिमम कम से कम 2 रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन या आफ्टर रिफ्रैक्शन एक जगह पर क्या करना चाहिए, मीट करना चाहिए। तो आप देख पाओगे कि आपको यहां से मेरे प्यारे बच्चों 2 रेज इस कॉइन से क्या कर देना है, निकाल देना है। ठीक है, इसको अगर आप थोड़ा सा सीधा ना लेकर मेरे बच्चों,
नहीं तो आंख तुम्हारी बाहर चली जाएगी। ये गई। देखिए ये मेरा डेंसर मीडियम है, लाइट अब कहां जा रही है बच्चों? रेयर मीडियम में। तो आप देख पाओगे कि यहाँ पर ये मेरा डेंसर से रेयर जा रही है, इस सरफेस पर मुझको क्या ड्रा करना पड़ेगा? एक नॉर्मल ड्रा करना पड़ेगा। जब नॉर्मल ड्रा करूंगा तो आप देख पाओगे कि सर रे ऑफ लाइट जाना ऐसे चाहिए, लेकिन जब डेंसर से रेयर जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है। तो ये थोड़ा सा, ये मेरा पहली रेज ऑफ रिफ्रैक्शन है। सेम चीज यहाँ पर मैं एक नॉर्मल ड्रा करूंगा तो यहाँ पर भी मैं देख पाऊंगा कि डेंसर से रेयर जा रही है, इसको जाना एक्चुअल में ऐसे चाहिए, लेकिन ये थोड़ा नॉर्मल से दूर हट के जाएगी। और बाद में ये दोनों जो रेज हैं यहाँ पे कहीं आप देख पा रहे होगे, ऐसा कुछ आंख हमारी इधर नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा इसके सामने दिखे तो ज्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा। ये हमारी दोनों जो रेज है आफ्टर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आंख के अंदर इंटर कर गई। अब आप कहोगे कि सर इस ऑब्जेक्ट की हम लोगों ने रेज निकाल दिया, इंसिडेंट कर दिया, रिफ्रैक्शन करा दिया, लेकिन ये कहीं मीट नहीं कर रही हैं। तो मेरे बच्चे ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जा रही हैं, जो कि कहीं नहीं मीट कर रही हैं। लेकिन अगर हम इनको वर्चुअल तरीके से पीछे थोड़ा सा एक्सटेंड करें, आप देख पाओगे पीछे, तो ये दोनों कहीं यहाँ पर आपको मिलती हुई नजर आ रही होंगी। ठीक है, तो जो ये क्वाइन है आप देख पा रहे होंगे, यही क्वाइन था, ये आपका कहा गया थोड़ा सा ऊपर चला आया। तो यही रीजन होता है कि जो आपका क्वाइन हो चाहे पेंसिल हो, कोई भी चीज होती है, अगर हम लोग किसी लिक्विड के अंदर, जैसे हम लोगों ने यहाँ वाटर लिया है, तो अगर वाटर के अंदर हम लोग रख रहे हैं तो वो अपनी पोजीशन जो उसकी एक्चुअल होती है उससे वो थोड़ा सा क्या होता है, ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ये किस वजह से हो पाता है? फिनोमेना ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से हो पाता है। राइट, ऐसे आप पेंसिल का भी डायग्राम बना सकते हैं। यहाँ एक पेंसिल बना सकते हैं, दो रेज ऑफ लाइट आपको यहाँ से रिफ्रैक्ट कराना है और उनको वर्चुअल तरीके से पीछे मीट करा देना है। इसके पीछे का ये क्या होता है, आपका लॉजिक होता है। और ये मेरी एक्चुअल पोजीशन होती है, जो कि हम लोगों ने ये ऊपर इसकी इमेज बनाई है, वर्चुअल इमेज बनाई है, आप देख पा रहे होंगे। तो ये हमको जो इमेज आपको बन रही है, इसको अपैरेंट पोजीशन के नाम से जानते हैं। कौन सी? अपैरेंट। अपैरेंट का मतलब होता है कि जो हमें वर्चुअल तरीके से मीट कराने के बाद कोई ऑब्जेक्ट जिस तरह से दिखता है उसको अपैरेंट पोजीशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हमको इसकी भी हेल्प से, अगर मान लीजिए किसी भी मीडियम का, जैसे कि यहाँ पे डेंसर मीडियम आपका वाटर है और उसका अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है, तो आप देख पाओगे ये मेरा वाटर है। अगर मैं इसकी चाहूं तो ये जो मेरा अपैरेंट पोजीशन है, इस वाटर से इस अपैरेंट पोजीशन की डेप्थ कैलकुलेट कर लूं, आप देख पा रहे होंगे। और मैं चाहूं तो यहीं से इसकी एक्चुअल पोजीशन की भी डेप्थ कैलकुलेट कर सकता हूं। तो आप देख पा रहे होंगे, देखिए हाइट और डेप्थ में ये अंतर होता है मेरे बच्चों। किसी को लग रहा है हाइट हम लोग यहाँ पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? बच्चों हाइट हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट की नीचे से ऊपर नापी जाती है, डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड्स, और जो डेप्थ होती है वो अपवर्ड टू डाउनवर्ड्स नापी जाती है। जैसे जो डैम वैम होते हैं उनमें जो पानी भरा होता है उसकी हम लोग डेप्थ मेजर करते हैं। क्लियर? जैसे यहाँ पे पानी भरा हुआ है तो हम लोग ऊपर से नीचे नापेंगे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है या उसकी जो अपैरेंट पोजीशन इमेज बन रही है वो कहां पर बन रही है। इसीलिए हम लोग इसको अपैरेंट डेप्थ के नाम से डाल रहे हैं, जो इतनी डिस्टेंस है। और जो ये हमारा एक्चुअल में था, इसको हम लोग एक्चुअल डेप्थ के नाम से जान रहे हैं। ठीक, एक्चुअल पोजीशन होगी तो एक्चुअल डेप्थ, अपैरेंट पोजीशन होगी तो अपैरेंट डेप्थ। तो देखा ये गया कि अगर इन दोनों का रेशियो ले लें, और ये डेप्थ है एक प्रकार की, मतलब डिस्टेंस है, तो ये मीटर या सेंटीमीटर में आएगी। तो अगर आप इन दोनों का रेशियो ले लीजिए, एक्चुअल डेप्थ ऑफ अपैरेंट डेप्थ, एक्चुअल डेप्थ डिवाइडेड बाय अपैरेंट डेप्थ, तो आप देख पाओगे
कि इन दोनों का जो रेशियो भी होएगा वो भी क्या आपको कैलकुलेट कराएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे आप, वाटर का। इस तरीके से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकालने के हमारे यहाँ डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं। हर जगह पर यही एक चीज समझना है कि जो आपकी लाइट है, क्योंकि जब भी मीडियम चेंज करती है तो उसकी स्पीड ऑफ लाइट या तो इंक्रीज कर जाती है तो डिक्रीज कर जाती है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट में और इमेज में क्या जाता है, आपका डिफरेंस आ जाता है। कहीं छोटी बड़ी बन जाएगी, कहीं बड़ी छोटी बन जाएगी, कहीं रियल वर्चुअल हो जाएगी, कहीं वर्चुअल रियल हो जाएगी। उन्हीं की हेल्प से हमें हर बार उसी जो कितने टाइम्स स्पीड लाइट की बढ़ गई या कितने टाइम्स लाइट की स्पीड घट गई, दोनों का रेशियो लेकर जो हमको वैल्यू मिलती है उसको हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से जानते हैं। तो आपको ध्यान रखना है ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का क्या यूज होता है आपके यूजुअल लाइफ में। एक और बता दूं, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा अपने यूजुअल लाइफ में ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, कि हमेशा आपको जो स्टार होते हैं वो आपको ट्विंकल करते हुए नजर आते हैं, टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। ठीक है, जनरली ऐसा होता नहीं है, लेकिन आपको हमेशा स्टार ट्विंकल करते हुए नजर आते हैं। तो उसके पीछे का भी जो रीजन होता है मेरे प्यारे बच्चों, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ठीक है, उसका भी रीजन क्या होता है, ये मेरा जनरल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का यूज था। जो मैंने अभी पेंसिल है या मैंने कॉइन को बताया कि अपनी एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा उठा हुआ दिखता है, क्योंकि ये चीजें ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है, एटमॉस्फेयर की घटना है। एटमॉस्फेयर में जिसमें आप रह रहे हैं, इसमें एक वर्ड और जोड़ दिया जाता है, ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का यूज है। किसका यूज है मेरे प्यारे बच्चों, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का यूज है, जिसकी वजह से जो स्टार होते हैं वो ट्विंकलिंग करते रहते हैं, टिमटिमाते रहते हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में भी मैं डिस्कस करने की कोशिश करूंगा कि उसके पीछे का रीजन क्या होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार। तो ये यूज भी हम लोग देखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आप देख पाएंगे कि आपका जो एटमॉस्फेयर है वो इनवेलप ऑफ एयर है, ठीक है, एक हवा का लिफाफा है, जिसमें बहुत सारी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि लेयर्स एग्जिस्ट करती हैं, ट्रोपोस्फीयर, आयनोस्फीयर, ओजोस्फीयर, ठीक है। और जैसे ही मान लीजिए आपका जो स्टार है वो यहां पे है, आपका जो मेरे प्यारे बच्चों स्टार है वो आपसे काफी ऊंचाई पर है, ये आपका स्टार है, आप यहां पे ऑब्जर्वर है, ध्यान से समझिएगा। ये यहां से इसको देख रहा है, आप देख पाएंगे कि यहां बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की लेयर है, गैसियस लेयर है आपके एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो जब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की गैसियस लेयर है, डिफरेंट डिफरेंट गैसेस हैं, तो उनकी डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटी होगी, ऑप्टिकल डेंसिटी होगी, जिनसे लाइट को ट्रेवल करना होगा। क्लियर? तो जब हमारी स्टार से कोई भी लाइट आएगी तो वो क्या हो पाएगा कि एक स्ट्रेट पाथ में नहीं आ पाएगी, कभी लाइट की स्पीड क्या कर जाएगी, ये मीडियम चेंज होने की वजह से कहीं डेंसर से रेरर होगा, कहीं रेरर से डेंसर होगा, कहीं डेंसर टू डेंसर होगा, कहीं रेरर टू डेंसर होगा। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि एटमॉस्फेयर में आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की गैसेस एग्जिस्ट कर रही हैं। जब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की गैसेस एग्जिस्ट कर रही हैं तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपके क्या होंगी, उनकी डेंसिटीज होंगी। जब डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटी होंगी, जिसकी वजह से लाइट को कभी रेरर टू डेंसर ट्रेवल करना होगा, कहीं डेंसर टू रेरर ट्रेवल करना होगा, कहीं डेंसर टू डेंसर ट्रेवल करना होगा, जिसकी वजह से आप देख पा रहे हैं कि जो स्टार से आपको लाइट आ रही है उसकी स्पीड में काफी फ्लक्चुएशन नजर आएगा। कभी लाइट की स्पीड बढ़ जाएगी, कभी लाइट की स्पीड घट जाएगी। क्लियर? आपने ये अक्सर नोटिस किया होगा कि जब आपकी लाइट जो आपकी आंखों में ऑब्जर्वर की एक कांस्टेंट स्पीड से नहीं पड़ती, कभी घटती नजर आती, कभी बढ़ती नजर आती है,
ठीक है, हमेशा फ्लक्चुएट करती नजर आती है, तो वो चीज आपको स्टडी वे पे नहीं दिखाई देती, हमेशा ट्विंकलिंग करते हुए नजर आती है। सेम फिनोमेना की वजह से जो आपके स्टार होते हैं ऑब्जर्वर को कैसे नजर आते हैं, ट्विंकलिंग करते हुए नजर आते हैं। ये क्यों ऐसा हो पाता है, क्योंकि लाइट जो आपकी है वो आपके पास एक कांस्टेंट स्पीड से नहीं आ पा रही है, लाइट की स्पीड कभी बढ़ जा रही है कभी घट जा रही है। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि आपके जो यहाँ पे रिफ्रैक्टिंग सरफेसेज है उनकी डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटी है। डेंसिटी की वजह से जब लाइट रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर पास करती है तो उसकी स्पीड ऑफ लाइट क्या होती जाती है, आपकी चेंज होती जाती है। जब स्पीड ऑफ लाइट चेंज होती जाती है, जिसकी वजह से जो वो चीज होती है आपको कैसे नजर आती है, ट्विंकल करते हुए नजर आती है। तो अगर आपको मैं शॉर्ट में लिखने की कोशिश करूं तो आप इसका ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का रीजन लिखेंगे। ठीक है, जो लाइट पासेस थ्रू डिफरेंट layers which exist in atmosphere, since in atmosphere there are many types of gases due to which its optical density different. So light passes different medium. So light passes different medium. आप लिख भी सकते हैं ब्रैकेट में, रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर, डेंसर टू रेयर। ठीक है, कहीं ऐसा भी हो सकता है कि डेंसर टू डेंसर चली जाए। क्लियर, मतलब कि नीचे हम जैसे भी आते जाते हैं जो मीडियम होता है हमारा जो क्या हो जाता है, डेंसर होता जाता है। ठीक है, अभी मैं इसको समझाऊंगा। तो लाइट पास डिफरेंट मीडियम, रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर, ड्यू टू विच स्पीड ऑफ लाइट इज नॉट कांस्टेंट, it is fluctuating। ये क्या करती है, फ्लक्चुएट करती है। सो स्टार्स इज नॉट लुकिंग स्टडी बट इट अपीयर्स ट्विंकलिंग। ठीक है, तो आप देख पाते हैं अगर हम लोग थोड़ा सा इसको पढ़ने की कोशिश करें तो लाइट पासेस थ्रू डिफरेंट लेयर, जो लाइट हमारी डिफरेंट लेयर से पास करते हैं, डिफरेंट लेयर्स ऑफ गैसेस। ठीक है, डिफरेंट लेयर ऑफ गैसेस which exist in atmosphere, since atmosphere are many type of gases due to which its optical density different. So light passes different medium like rarer to denser to rarer, so that due to this speed of light is not constant, it is fluctuating. So stars is not looking steady but it appears twinkling. राइट तो आप देख पा रहे होंगे कि दो एग्जांपल मेरे द्वारा बताए गए कि स्टार ट्विंकल क्यों करते हैं। दूसरी बात, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है नॉर्मल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में कि वो उसकी जो पोजीशन है वो हमें उसकी एक्चुअल पोजीशन में न दिखकर वो हमको थोड़ा सा अपनी जगह से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो ये हमारे एक एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मैंने यूज बताया और एक मैंने जनरल जो हम लोगों के घरों में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है उसका हम लोगों ने यूज देखा। ठीक है, तो अभी मेरा आप लोगों ने पढ़ा भी होगा जनरली फॉर्मेशन ऑफ मिराज कि किस तरह से जो हमारा ऊंट होता है रेगिस्तान में, डेजर्ट में पानी की खोज में जगह जगह भटकता रहता है। तो अभी भी वो मेरा टॉपिक बचा हुआ है।
वीडियो काफी लंबी खींच रही है, तो जिसकी वजह से हम इसको यहीं पे रोकेंगे। और अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने डिस्कस करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में कि फॉर्मेशन ऑफ मिराज, कि किस तरह से मिराज का फॉर्मेशन होता है और इसके पीछे की एक्चुअल कहानी क्या होती है। तो इसी के साथ हम लोग इस लेक्चर को खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। बहुत बहुत थैंक यू।